हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलोडिन का 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। हम लोग ऑलरेडी इसके पहले 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस सारे लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको हेलो एल्केन एंड हेलोडिन इंग्लिश मीडियम करके लेक्चर होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। अन्यथा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 करके, और आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा सोचो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग हेलो एल्केन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास डेंसिटी आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गए, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बुक में मेंशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो आसानी से। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात करें, देखो यह 3 तरह से हो, इसमें हम बात करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एसन रिएक्शन। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसन रिएक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा जो होता है वो होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रॉपर्टीज में तीसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इस 3 चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस तीनों में पहले जो पढ़ेंगे वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो इस दोनों को आप लिख लो इसको, फिर हम इस दोनों को मिटाते हैं। चलिए, तो मिटा दे रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहले बात समझो कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है ना, यह वर्ड आया हुआ है न्यूक्लियोफाइल से। कहाँ से आया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, और आप तो जानते हो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, वही सब तो हो रहा था ना, जैसे कि OH माइनस, Cl माइनस, NH3। देखो यह सब का सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और भी एग्जाम्पल है, इसी न्यूक्लियोफाइल को हम शॉर्ट में क्या बोला करते हैं, Nu माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या, देखो समझो, सब इसको यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो बात समझो, मान लो कि हम वहाँ गए, मान लो कि एक यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। इस पॉइंट पे मान लो कि A है और इस पॉइंट पे मान लो कि क्या है, B है। तो जो B है, यह B गया A के पास, तो A यहाँ से उठकर यहाँ चला आया, तो इधर A और इधर B। कुछ टाइम बाद A फिर पहुंचा B के पास, B उठो इधर चला आया। तो हम क्या बोलेंगे कि B के जाने से A हट जा रहा है, मतलब कि A का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बोले तो एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जा रहा है, वह वहाँ से चले जा रहा है, वह एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करेगा, जो डिस्प्लेस होगा, वह न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट रिएक्शन कहने का मतलब है कि आउटगोइंग एंड इनकमिंग बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब ये कि आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल हो और जाने वाले भी न्यूक्लियोफाइल हो, तो उसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं एसन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लो कि यह ए है, बात समझो, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, और यह आपका बी है, और इसको हम रिएक्शन, जो ए है ना, इसको हम रिएक्शन करा दे रहे हैं बी के साथ। तो जो बी है इस ए के पास आया तो ए यहाँ से उठकर हट गया बाहर, ठीक है। यह जो ए है इसको हम रिएक्शन कराए हैं बी के पास, तो बी जैसे आया तो यहाँ से ए हट गया। मान लो कि यहाँ से ए आया, क्या हुआ, हट गया, माइनस ये हट गया यहाँ से। तो हम क्या बोले कि ए का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ए विस्थापित हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, तो वही चीज़ यहाँ भी हो। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ए बी के बदले में यहाँ पे बी न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जो ए के पास न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर हो जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसी को हम एक साथ बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल वर्ड में। इसी को हम यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख दिए हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या, आउटगोइंग एंड इनकमिंग बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होता है, आर यू, ठीक है। सवाल ये रहा कि हेलो एल्केन का ही तो पढ़ रहे हैं लोग, प्रॉपर्टीज ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो काम करते हैं, यहाँ पे एक हेलो एल्केन लो, जो कि क्या है आपका RX है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ रहा है Nu-। अब इस RX के पास जैसे यह न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से X हट के बाहर चला जाएगा, तो बना RNu और प्लस X-। देखो ना, यहाँ से X- तो हट गया ना, बोलो। तो जो हटा ना, ये जो X- हटा, हाई न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो X है वो चला गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ से हट रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह यहाँ पे लिविंग ग्रुप के जैसा है। किस ग्रुप के जैसा है, लिविंग ग्रुप, लिव कर जा रहा है, हट जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप के जैसा है बोल देंगे आसानी से हम लोग। चलिए, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको X शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि X क्या है। देखो, मान लो कि हम यहाँ पे R है और यहाँ पे Cl है, हम इसको रिएक्शन करा दे रहे हैं किसके साथ, OH- के साथ, क्लियर। अब यह OH- जैसे इस R के पास आया तो यहाँ से Cl क्या, वो हट गया, लिव कर गया। जैसे Cl हटा तो ये तो OH यहाँ पे चला ही जाएगा ना, तो ROH और प्लस क्या, Cl-। तो क्या यह Cl- न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो देखो, तो यह भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जा रहा है। बोलो, जो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से जो हटा, इसको हम बोलेंगे कि कैसा है, लिविंग ग्रुप है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लो, मान लो कि यहाँ पे आपके पास R और Cl है और यहाँ पे NH3 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस NH3 यहाँ पे आया, Cl यहाँ से हटा, लिव कर गया, तो आपका क्या हो गया, RNH3 और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस आपका क्या, Cl-। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जा, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। मतलब कि आउटगोइंग एंड इनकमिंग बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट रहा है जिसके आने से, तो जो हट रहा है उसी को बोल देते हैं लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत? चलो, एक बात और सोचो, मान लो एक काम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए, आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। देखो, यदि हम इसी में एक दो एग्जाम्पल की और बात करें तो समझना बात को, क्या हम कहना चाहते हैं।
हम मान लीजिए कि यहाँ पे आर आई ले लेते हैं, या एक हम लोग क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। क्या मान लो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट लिविंग ग्रुप विच द फॉलोइंग आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए आई माइनस, ऑप्शन नंबर बी, एक काम करते हैं यहाँ पे आर आई को आर आई कर दो आई माइनस की जगह पर, प्लस बी आर ब्रोमीन, और सी आर, और फिर क्या हो गया आपका सी एल, और डी हो गया आर। कहता है कि इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन दिखाएगा, फ्लोरीन आयोडीन दिखाएगा, ब्रोमीन दिखाएगा, क्लोरीन की फ्लोरीन, या और अच्छा से कहें तो फॉलोइंग आर बेस्ट एसिड रिएक्शन। तो देखो जितना अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, सी एल है ना, यहाँ पे कौन है आपका एक्स है, यहाँ पे क्या है आपका सी एल ही है, हर जगह तो सी एल ही आ रहा है ना। अब देखो समझे बात को, जितना अच्छा से कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिव कर जा रहा है, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा से, जितना जल्दी वहाँ से हट जा रहा है, वह उतना अच्छा SN1 दिखाएगा। बोलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना, विच द फॉलोइंग आर बेस्ट सो SN रिएक्शन, बेस्ट सो SN रिएक्शन। उसके बाद हम लिविंग ग्रुप की बात करेंगे। तो समझो बात को, ये आपके पास आर आई है, या OH माइनस मान लो कि आ रहा है, यहाँ से आई माइनस निकल गया बाहर। यहाँ पे आपके पास आर ब्रोमीन आया प्लस OH माइनस आया, इसके आने से यह ब्रोमीन हटा बाहर। ये आपके पास RCl है प्लस OH माइनस आया, और यहाँ से आपके पास OHCl माइनस हटा बाहर। बोलो, और यहाँ पे जाओगे तो RF प्लस OH माइनस आया, यहाँ से F माइनस हटा, मतलब कि F माइनस। तो सवाल ये रहा कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। देखो जरा हमको एक बात आप लोग बता दो, क्या तो समझो बात को, लिविंग ग्रुप मान लो कि यहाँ से क्यों हटेगा। सोचो, यहाँ तो कितना अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है ना, आराम से यहाँ पे जुड़ा हुआ स्टेबल है, क्यों हटा। बोलो, अब कोई दूसरा कोई आया तो इसको हटा दिया, ठीक है मान लेते हैं दूसरा कोई आया इसको हटा दिया, इससे स्ट्रांग वो हटा दिया, तो क्या वो हटेगा, सुनो ध्यान से, क्या वो हटेगा तो वो अनस्टेबल होगा। बोलो, क्या वो हटेगा तो अनस्टेबल होगा। जी जाहिर सी बात है, निगेटिव अनस्टेबल ही होगा। तो उस अनस्टेबल में भी आपको स्टेबल ढूंढना है। मान लो कि ये सब निकला हुआ है, आई माइनस, बी माइनस, सी माइनस, ये सब का सब लिविंग ग्रुप है, ये सब का सब अनस्टेबल है, नो डाउट। लेकिन इसमें भी आपको स्टेबल ढूंढना है, और स्टेबल ढूंढ को बता देना है कि सबसे जल्दी लिविंग इसमें से कौन निकलेगा, और जो जल्दी निकल जाएगा, निकल कर स्टेबिलिटी थोड़ा दिखा देगा, तो हम बोल देंगे कि SN रिएक्शन है, ठीक है, यही बात है ना। तो सोचो, आई माइनस आयोडीन का साइज बड़ा, इस पर इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन साइज इससे छोटा इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन है साइज बिल्कुल छोटा। तो आप पाओगे कि सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, जब सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, तो उस पर यदि आप इलेक्ट्रॉन रखते हो तो भरपूर मात्रा में अच्छे तरह से रहेगा अपने आप में, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरे साइज में डिस्ट्रीब्यूट करा देगा। तो अच्छा स्टेबिलिटी आयोडीन ही तो प्राप्त कर रहा है ना। तो यहाँ से लिव करना चाहेगा, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो, तो जल्दी लिव कौन करेगा, आयोडीन करेगा, क्योंकि सोचेगा चलो हम बाहर भी निकल जाएँ तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपना जगह को कैप्चर कर लेंगे। तो जल्दी लिव कौन करेगा इस चारों में से, आयोडीन। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन दिखाया, आयोडीन। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन, सबसे अच्छा SN कौन दिखाएगा, आयोडीन। ध्यान रखना, यह कौन से लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा SN कौन दिखाया, RI। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ SN रिएक्शन। चलिए इसको नोट करो। चलो तो अब हम लोग इसका टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें टाइप ऑफ SN रिएक्शन की,
टाइप ऑफ एसएन रिएक्शन। ध्यान दो, यदि इसकी हम टाइप की बात करें तो जो आपका एसएन रिएक्शन होता है यह दो तरह से होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाले को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे इसको SN1 रिएक्शन। ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे, पहले यूनिमोलिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिमोलिकुलर पढ़ने के बाद SN2 पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि बाईमोलिकुलर पढ़ेंगे। तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 की, पहले की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोला करते थे? SN1 रिएक्शन, शॉर्ट में यही बोला करते थे ना। यदि हम इसकी बात करें तो देखो सिंपल है, क्या हम कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। यह तो स्पष्ट है कि न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बट यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या? यूनि का मतलब होता है एक, और मोलिकुलर का मतलब होता है मोलिक्यूल से वर्ड आया हुआ है, मतलब है कि वन मोलिक्यूल। यूनिक का मतलब हो गया आपके पास वन, और मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक ही बात स्पष्ट निकल के आ गया कि इन विच वन मोलिक्यूल इन्वॉल्व। ये तो स्पष्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही मोलिक्यूल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसी को हम दूसरे वर्ड में लिखना चाहें, इसी बात को यदि हम दूसरे वर्ड में लिखना चाहें तो हम बोलेंगे इट्स रेट डिपेंड ऑन ओनली वन मोलिक्यूल, यानी कि एक ही मोलिक्यूल पे क्या डिपेंड करेगा, इसका रेट डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि इट्स रेट डिपेंड ऑन ओनली वन मोलिक्यूल, या ओनली वन को हटा देते हैं, यहाँ पे और अच्छा से लिखें तो हम लिखेंगे RX, डिपेंड ऑन ओनली RX। कैसे? ऐसे कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास RX है, राइट, क्लियर। इस RX को हम क्या दे दिए, न्यूक्लियोफाइल दे दिए। ठीक है, तो यह आपका R न्यूक्लियोफाइल और प्लस X माइनस। एक काम करो, इसका रेट निकालो। देखो, जब आप केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे ना, केमिकल काइनेटिक्स नहीं, क्लास 12 में जाओगे, क्लास 12 में जब आप जाओगे, हालांकि है ही अभी भी क्लास 12 में ही आप लोग, चलो इसमें जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, उस केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे जब रेट निकालना, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को क्लियर कराया जाएगा, तो घबराना नहीं है। सिंपल यहाँ देखो, रेट जब भी निकालते हैं तो इसके दोनों का कंसंट्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका RX का कंसंट्रेशन और यहाँ पे आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। बात समझो, फिजिकल केमिस्ट्री में जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो हम रेट ऐसे ही निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो रेट होता है यह सिर्फ और सिर्फ RX पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जरा सोचिए, यदि हम इसको कहना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना 1
और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं होगा, नहीं करेगा तो 0। ऐसे अगर नॉर्मल सोच रहे हैं तो क्या 1 1 2, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं किया तो इसका रेट क्या हो गया 1 + 0 = 1। R = 1 हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो आपका रिएक्शन है यह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन है वह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये पहला चीज़ कि न्यूक्लियोफिलिक है, बात समझो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसमें भी इसका रेट 1 है, तो हम बोल दिए कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी टर्म को बोलते हैं कि इन विच 1 मोलिक्यूल इन्वॉल्व, रेट डिपेंड्स ओनली RX यानी कि एल्काइल हाइलाइड पे। RX मतलब क्या, एल्काइल हाइलाइड। चलिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात और याद रखिएगा एक कि ये जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड, दिस रिएक्शन समझना, प्रोसीड थ्रू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम बोलेंगे RDS, डेट इज स्लो स्टेप, डेट इज स्लो स्टेप। ठीक है, यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इट इज स्लो स्टेप होगा। जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो स्लो स्टेप में करेगा, धीरे धीरे करेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन का रेट क्या है। आप पाओगे कि इसका रेट सारा का सारा किस पे डिपेंड किया, एल्काइल हाइलाइड पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता है। चलिए तो और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो इस एल्काइल हाइलाइड के बदले में इसको मिटाते हैं। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। तो इस बात को आप ध्यान में लेकर चलिएगा कि जब आपका SN1 रिएक्शन है इसमें एक मोलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसका रेट जो होता है वो एल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड करता है। यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो, ध्यान दो बात को समझना, कि यहाँ पे आपके पास CH3 है की संख्या 3 है C, और यहाँ पे कोई यहाँ पे Cl लगा हुआ है, लेट या X लगा जो लो। यहाँ पे हम इसको रिएक्शन करा दिए, एक न्यूक्लियोफाइल आया जिसको हम क्या बोल दिए OH-। क्लियर? जैसे जैसे हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ Cl क्या होगा, बाहर हटेगा। सोचो, बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा तो CH3 और फिर आपके पास क्या आ गया 3 और फिर C और OH और प्लस क्या हो गया आपके पास Cl- बाहर निकल गए। राइट, कोई परेशानी नहीं। एक काम करो, ये जो OH है वो किसी किसी चीज़ से तो आया हुआ है, या तो H2O से आया हुआ या NaOH से या KOH से, कहीं से तो आया ही है ना। चलो ध्यान रखना इस बात को। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसका और मैकेनिज्म समझना कि ये होगा तो कैसे होगा। देखो समझना ध्यान से, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सवाल यहाँ से आ जाएंगे, एक वर्ड आएगा ऐसे कि मान लो यहाँ पे CH3C है तो आप इसको CH3 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 और OH तो लिख सकते हो ना, Cl। बोलो कोई दिक्कत? स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिख लेना मैकेनिज्म में। स्टेप फर्स्ट, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, या ऐसे करो न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, एक ही बात है। समझो बात को। प्लस OH- यहाँ से आया। अब मान लो कि जैसे OH- आया हुआ है, यह OH- C के पास आएगा। देखो जैसे C के पास आएगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है,
बात समझो ध्यान से, एक बायो इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहें तो कैसे समझो ध्यान से। ये जो आपका OH माइनस है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो डायरेक्ट Cl- को हटा दे, और या बात को सुनो पहले, या पहले Cl को हटा दे और तब अटैक करे। लेकिन ध्यान देना, ये एसिड में जो खासियत होती है, यह जैसे यह Cl जो है OH माइनस को दिखता है तो आसानी से पहले जो होता है क्या होता है, Cl अटैक हो जाता है। जैसे Cl यहाँ से हटेगा तो यह बन जाएगा CH3 और CH3 और इस पे क्या प्लस चार्ज, डेट आर कॉल्ड कार्बोकेटाइन। क्या बना आपको, कार्बोकेटाइन। यह स्टेप फर्स्ट हुआ। दूसरा स्टेप हम कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ध्यान देना, इसको मिटाते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। देखो दूसरी स्टेप की हम बात करते हैं, CH3 स्टेप नंबर 2। क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। यही है ना कार्बोकेटाइन आपका CH3 और प्लस। अब फिर से यहाँ से OH लाओ, तो जैसे यह OH आएगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH यहाँ से चला जाए, या तो OH यहाँ से चला जाए। बोलो, या तो OH ऐसे चला जाए, या तो OH ऐसे चले जाए। देखो दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, हो सकता है ना जी। यदि OH ऐसे जाता है, यानी कि CH3 और फिर आपके पास CH3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका OH। यदि OH ऐसे जाता है, I mean ऊपर से, या इसी को दिखा दो, खैर कोई बात नहीं है तो हम लिखने के लिए लिख दे रहे हैं ना OH। यदि OH ऊपर से जाता है, ऊपर से अटैक करता है, तो इसको हम बोलते हैं रीटेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम, रीटेंशन। ये भी हो सकता है कि जो OH नीचे से अटैक हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो CH3 और क्या OH, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब होता है कि जिस साइड से क्लोरीन है ना, उधर से ही आपका OH है। रिटेंशन का मतलब यही होता है, पुनः वैसे ही हो गया। तो एक रिटेंशन, दूसरा क्या हो गया, इन्वर्जन। इस रिटेंशन और इन्वर्जन को एक साथ हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशमाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशमाइजेशन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछता है कि व्हाट डू यू मीन रेशमिक मिक्सचर। तो ध्यान रखना कि व्हेन on carbocation nucleophile attack both side, if nucleophile attack off side, then product are retention, and nucleophile attack back side, then product are inversion, and a mixture of retention and inversion are called racemic mixture, and this process are called racemization. क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए। देखो एक चीज़ और इसमें खासियत है, इसमें आप देखोगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि आप ढूंढो तो क्या मिल रहा है आपका, कार्बोकेटाइन मिल रहा है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कौन है इसमें, कार्बोकेटाइन है। तो सोचो कि कार्बोकेटाइन की यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा रिएक्शन। सोचो यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन का रेट। बोलो, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट में तो आपको कार्बोकेटाइन ही है ना, तो ध्यान रखना है चीज़ को। अच्छा सवाल ये रहा कि किसी एक पे ही डिपेंड क्यों किया। तो देखो पहले यहाँ से क्या OH को देखकर पहले Cl हट गया है, डर से, Cl डर से हट गया है, चलो हट जाओ, तो प्लस हो गया है, कार्बोकेटाइन बन गया है,
और यहाँ पे OH है। डर से नहीं हटा है, आई मीन कि यहाँ पे बहुत बल्कि ग्रुप है, CH3 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 बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो बड़ा बड़ा ग्रुप है, क्राउडिंग, चारों तरफ से क्राउडिंग है। जब क्राउडिंग है तो OH तो आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? चारों तरफ से उसको कहीं से जगह ही नहीं मिल पाएगा आने के लिए। तो पहले Cl हट जाता है, पहले Cl हट जाएगा और Cl हटेगा तो प्लस बन जाएगा। तो अब इसके पास जगह दोनों तरफ से बन गया, इधर से भी अटैक करने का, इधर से भी अटैक करने का। इधर से अटैक किया तो रिटेंशन और इधर से अटैक किया तो इन्वर्जन। क्लियर? आई होप आप इसको अच्छे से क्लियर कर लिए हो। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या देख लिए कि स्टेबल, यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास CH3 और X, या इसको और अच्छा से लिखो ना, CH3 और X, ये आपका कैसा है 3 डिग्री है ना। यहाँ से कार्बोकेटायन निकालोगे तो कैसा बनेगा 3 डिग्री, यानी कि इसका रेट SN1 का ज़्यादा होगा 3 डिग्री वाले में, किससे? तो 2 डिग्री वाले से। फिर यह ज़्यादा होगा किससे? 1 डिग्री वाले से। और फिर क्या हो गया? मिथाइल। मतलब है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ है, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी 1 डिग्री से, और फिर आपके पास क्या बन गया? मिथाइल कार्बोकेटायन। क्लियर? ऐसा सवाल आप 4 ऑप्शन देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेबल या विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। एक क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो आपसे कह दे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे लिखो, ऑर्डर ऑफ SN1, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। आपको बताना है कि किस में SN1 का रेट अधिक होगा, किस में कम होगा। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH और फिर CH2 और यहाँ पे X है, ठीक है। और फिर आपके पास CH3 और फिर आपके पास CH3 और यहाँ पे आपके पास X है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। आपको बताना है कि इस A और B में किसका रेट, यानी कि SN1 में दोनों में किस में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा SN1 कौन दिखाएगा। देखो ये आपका एलाइलिक कार्बोकेटायन है ना, एलाइलिक कार्बोकेटायन, ये आपका कैसा है 3 डिग्री है। तो ज़्यादा तो क्या बताया, 3 डिग्री जो होता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है किससे? एलाइलिक से, यानी कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी अधिक होती है, यानी कि B का रेट अधिक होगा किससे? इससे। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Cl और फिर CH3 CH और X। देखो तो यह तो एलाइलिक ही है ना, बट यह कैसा है 2 डिग्री है। इसको A मानो, इसको B मानो, तो A का रेट यहाँ ज़्यादा है किससे? B से, चूँकि एलाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अधिक होती है किससे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास A नंबर में यह वाला हो CH2X, B में हो आपके पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2X और C में है आपके पास C, ऊपर लिखो थोड़ा सा, CH3 C और X। आपको बताना कि स्टेनोमेरेट किसका अधिक। आप पाओगे कि बेंजाइलिक है या इलाइलिक है और 3 डिग्री है। तो याद कीजिए, बताया था ना आपको कि सबसे अधिक 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की, उसके बाद आपके पास बेंजाइलिक वाले की, तब आ रहा था कौन? इलाइलिक, तब आ रहा था 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। तो आपको पता चलेगा कि C का रेट सबसे अधिक, उसके बाद A का रेट, उसके बाद B का रेट।
ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। ये जो आपको स्टेबिलिटी हम लिख रहे हैं कार्बोडाइन की, ये आपको पहले ही यानी कि तीसरा या चौथा लेक्चर के आसपास हम इसको डिस्कस करा चुके हैं। चलिए, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसको एक बार रिपीट करके और देख सकते हो वीडियो को, क्या कहना चाहते हैं, बात को समझ सकते हो। चलिए, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।